नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आगरा के अंदर एसएसपी बबलू कुमार की फील्डिंग कमजोर हो रही है। जी हां, ताज और पर्यटन नगरी में बदमाश लगातार चौके छक्के लगा रही है। जी हां, बबलू कुमार की पुलिस नहीं संभाल पा रही कानून व्यवस्था। ताज नगरी आगरा में बेखौफ हुए बदमाश आगरा पुलिस को खुली चुनौती मिल रही है। बैंक लूट की बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। थाना इरादत नगर क्षेत्र के खेड़िया स्थित केनरा बैंक में लूट हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर बैंक को लूट लिया। बैंक के अंदर फायरिंग कर 7 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की गई है। तो बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर बैंक को लूटा। केनरा बैंक को दिन दहाड़े लूट लिया गया। 7 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की गई है। आगरा में कप्तान बबलू कुमार की फील्डिंग किस तरह कमजोर हो रही है, इसकी इबारत को लिखती है पूरी खबर। तो बबलू कुमार की पुलिस नहीं संभाल पा रही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लगातार बदमाश दे रहे हैं चुनौती। तो ताज नगरी में आगरा के अंदर बदमाश बेखौफ और यहां दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से बदमाश यहां पर अपराध के चौके छक्के लगा रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखिए। ये गनशॉट आपको बताता है कि किस तरह दिन दहाड़े बदमाश अपने निशान छोड़कर जाते हैं। बैंक के अंदर 7 लाख रुपए की लूट हुई है। फायरिंग वहां पर हुई। केनरा बैंक का मामला है। इरादत नगर क्षेत्र के अंदर खेड़िया गांव के अंदर ये केनरा बैंक है। तो बबलू कुमार की पुलिस नहीं संभाल पा रही कानून व्यवस्था। आगरा के अंदर ये जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लगातार बदमाश जो चुनौती दे रहे हैं, इससे साफ होता है कि किस तरह कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को यहां चुनौती मिल रही है। तो थाना इरादत नगर क्षेत्र के खेड़िया स्थित केनरा बैंक के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाश बेखौफ अज्ञात बदमाश बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद फायरिंग भी वहां पर होती है और 7 लाख रुपए को लूटकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पर्यटन नगरी ताज नगरी आगरा महत्वपूर्ण शहर और लॉ एंड ऑर्डर बेहद लचर। कानून के खाकी के इकबाल को लगातार चुनौती देते ये तमाम बदमाश। और ये कोई एक मामला नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब इस पूरे कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती दिखाई देती है। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा त्यागी, जिस तरह की घटना ये सामने आई, पहले इसका अपडेट दीजिए कि इस पर पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है आगरा के अंदर ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो तुषार जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला थाना इराद नगर के खेड़िया स्थित केनरा बैंक का है, जहां दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। 7 लाख रुपए की लूट, बदमाश लूट कर फरार हो गए, जिसमें तीन बदमाश बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी शिनाख्त कर रही है और जानकारी में यह आया है कि एक बदमाश काफी देर से उनकी रेकी कर रहा था। 2 बदमाश तमंचे के बल पर 7 लाख रुपए की अधिक धन लूट कर फरार हुए हैं। वहीं आईजी सतीश गणेश कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया है। और वहीं एसएसपी बबलू कुमार भी वही घटना पर पहुंचे हैं और कई टीमें लगाकर उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जी, लगातार कप्तान साहब की पुलिसिंग फेल होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को बदमाश दिन दहाड़े इस तरह से गन पॉइंट पर लेकर गनशॉट के जरिए 7 लाख रुपए बैंक से लूट लेते हैं, तो फिर किस तरह का रिएक्शन यहां पर कानून व्यवस्था का है इस घटना के सामने आने के बाद? बिल्कुल निश्चित तौर से तुषार जी, आपको बताएं कि एसएसपी बबलू कुमार के अथक प्रयासों के कुमार पर तो पुलिस प्रशासन की बात की तो बिल्कुल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की वारदात तो क्या जिला संभाल नहीं रहा? कृष्णा, सीधा सवाल है, सीधा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जिला नहीं संभाल पा रहे बबलू कुमार? बिल्कुल निश्चित तौर से यही कहा जाएगा। 6 महीने की बात की जाए तो लूट, डकैती और अपराध, महिलाओं पर छेड़छाड़ जैसी अपराधों पर इस तरह से आगरा में तेजी का ग्राफ बढ़ा है कि एसएसपी बबलू कुमार की पूरी उसे देखा जाए तो इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी पुलिसिंग की व्यवस्था आगरा में कहीं दिखाई नहीं देती है। बस पुलिसिंग की पूरी व्यवस्था केवल आगरा में सबसे ज्यादा बात की जाए तो केवल रोड पर जब थोड़ी बहुत पुलिस दिखाई जरूर देती है, लेकिन कोई भी कहीं भी पुलिस दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आगरा की तमाम घटनाओं पर आपकी नजर रहती है। तमाम जो पिछले 6 महीने का आपने जिक्र किया, 6 महीने के अंदर जितने वारदातें हुई, बड़ी वारदातें हुई, उनके खुलासे कितने हुए?
कितना अपना रिजल्ट देने में कामयाब रही पिछले 6 महीने का ही अगर मैं एक फौरी तौर पर सर्वे आपसे लूं तो? सर जी बिल्कुल 6 महीने की बात की जाए तो बड़ी बड़ी घटनाएं का निराकरण जरूर हुआ है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन घटनाओं का अनावरण किया है। और वहीं एसएसपी बोलू कुमार लगातार उन अपराधियों के अंदर खौफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्येक घटना को उन्होंने मुठभेड़ के रूप में उस घटना को फेस किया है, लेकिन बदमाश उन बेखौफ होकर उन घटनाओं को नजर आ रहे हैं और लगातार उस बड़ी सी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुंबई से फरार असला तस्कर इंद्र कुमार दुबे उर्फ गुड्डू को प्रतापगढ़ में दबोच लिया गया। प्रतापगढ़ के कन्हाई थाना क्षेत्र का रहने वाला इंद्र कुमार दुबे उर्फ गुड्डू एसटीएफ ने प्रतापगढ़ के अमेठी रोड की सोमवार सुबह उसकी गिरफ्तारी कर ली है। 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 कारतूस समेत नकदी और मोबाइल बरामद हुए हैं। मुंबई से असलाह मांगकर प्रतापगढ़ में बेचता था तस्कर गुड्डू। तो एसटीएफ ने तस्कर इंद्र कुमार को प्रतापगढ़ से दबोचा है। मुंबई से असलहे मांगकर प्रतापगढ़ में बेचता था यह तस्कर गुड्डू। तो असला तस्कर गुड्डू को फिलहाल दबोच लिया गया। मुंबई से फरार हुआ था, लगातार रडार पर था और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कन्हाई थाना क्षेत्र का रहने वाला है ये इंद्र कुमार, जिसको गुड्डू भी कहा जाता है। तो फिलहाल एसटीएफ ने प्रतापगढ़ के अमेठी रोड से गुड्डू की गिरफ्तारी कर ली है। 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 कारतूस समेत नकदी और मोबाइल फोन भी इसके पास से बरामद हुआ है। एसटीएफ ने तस्कर इंद्र कुमार को दबोच लिया है। तो मुंबई से फरार हुआ था असला तस्कर ये है। इसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है, मैगजीन भी, कारतूस भी, मोबाइल, नकदी बरामद हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद से खबर, जहां पर मादक पदार्थ की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गैंग लीडर सत्यवान पांडे सहित 8 तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों से 458 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। 2.5 करोड़ बताई जा रही है बरामद गांजे की कीमत। फिरोजाबाद में 20 माफियाओं को इस खेप की करनी थी सप्लाई और एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में एसओजी थाना नसीरपुर पुलिस को सफलता मिली है। 1 ट्रक, कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तस्करों से 458 किलो गांजा भी बरामद हुआ। 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है बरामद गांजे की कीमत। तो फिरोजाबाद का मामला, फिरोजाबाद में 20 माफियाओं को इस खेप की सप्लाई करनी थी। तो तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 1 ट्रक, कार, इसके अलावा गांजा भारी मात्रा में इनके पास से बरामद हुआ, जो तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ फिरोजाबाद के अंदर से यह खबर, जहां पर इनको दबोचा गया। तो कुल मिलाकर 8 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो 2.5 करोड़ रुपए इस गांजे की कीमत बताई जा रही है। तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फिरोजाबाद का मामला है। एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में एसओजी थाना नसीरपुर पुलिस को सफलता मिली। तो गैंग लीडर सत्यवान पांडे सहित 8 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। बड़े मात्रा में यहां पर 458 किलो गांजा इनके पास से बरामद किया गया है। तो वहीं नोएडा के अंदर साइबर क्राइम के पुलिस वाले ही बन गए लुटेरे। जी हां, इंश्योरेंस कंपनी बंधन के संचालक से अवैध वसूली की गई। छापा मारकर इंश्योरेंस कंपनी का संचालक को धमकाया गया। मौके से पकड़े गए 3 लोगों को छोड़ने के लिए 7 लाख रुपए साइबर क्राइम की टीम ने मांगे। इंश्योरेंस कंपनी का संचालक ने पुलिस अफसरों को इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को दबोच लिया। गिरफ्तार किया गया सिपाही नितिन चौधरी साइबर थाना क्षेत्र में तैनात था। इसके अलावा सिपाही नितिन ने अपने दोस्त सोनू को पैसे लेने के लिए भेजा था। इस मामले में 5 आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी फरार हैं। एसआई चेतन प्रकाश, कांस्टेबल सुमित पावला चल रहा है फरार। कांस्टेबल सुमित शर्मा, अतुल नागर, सुमित मंडार भी फरार चल रहा है। 5 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इंश्योरेंस कंपनी पर भी फर्जी तरीके से काम करने का आरोप था। इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है। तो नोएडा के सेक्टर 65 के अंदर ये इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो एक बंधक नाम की इंश्योरेंस कंपनी पर छापा मारने गई साइबर क्राइम की टीम ने वहां पर
रिश्वत की मांग की और 7 लाख रुपए पैसे मांगे गए। ऐसे में जो इंश्योरेंस कंपनी संचालक था उसने साइबर क्राइम की पूरी जानकारी दी और उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। तो वहीं ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने डीसीपी सेंट्रल हरीश चंद्र से खास बातचीत की। नोएडा के सेक्टर 65 में इंश्योरेंस कंपनी से 3 व्यक्तियों को छोड़ने की आड़ में साइबर क्राइम के कुछ पुलिसकर्मियों को पुलिस ने नंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ मामला है सर, बताइए। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी सेक्टर 12-22 पुलिस चौकी को कि कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। 2 लोगों का अपहरण करके रखा हुआ है। इसमें हमारी टीम एक्टिव हुई, जो एसीपी थे वो एक्टिव हुए और डकॉय लगा करके नोएडा स्टेडियम से 2 लोगों को पकड़ा गया। इसमें एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम नितिन चौधरी है। पूछताछ की गई तो पता चला नितिन चौधरी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा में एज ए कांस्टेबल तैनात है और इनके साथ 5 लोग और थे, जो सुमित कुमार एक कांस्टेबल है, अन्य कांस्टेबल और एक चेतन प्रकाश सब इंस्पेक्टर हैं। टोटल जो है ये 7 लोग थे। इनके द्वारा जो है वो एक मामले की जांच की जा रही थी। जो सेक्टर 65 में एक कंपनी स्थित है उसमें 3 लोगों को इन्होंने वहाँ से हिरासत में लिया। उसके बाद कुछ 2 लाख रुपए के आसपास ले करके उनको छोड़ दिया गया। बाद में पुनः पैसे की डिमांड की गई, तो चूँकि ये पैसा देना नहीं चाह रहा इसलिए इसने पुलिस में कंप्लेन की और उसके बाद फिर पुलिस ने जब घेराबंदी करी तो ये पकड़े गए लोग। इस प्रकार से जो है वो 2 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो 5 लोग अन्य हैं इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ये साइबर थाना जो है, चूँकि प्रदेश स्तर के ऐसे 15-16 थाने हैं, इनका मुख्यालय जो है वो लखनऊ है, वहाँ से संचालित होते हैं। अब तक कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और इसमें कितने पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक नितिन चौधरी कांस्टेबल और एक सोनू नाम का जो इसका मित्र है वो है। टोटल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी शेष है और इनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ये थे डीसीपी हरीश चंद्र, जिनका साफ कहना है कि नोएडा में सेक्टर 65 में इंश्योरेंस की कंपनी में जो 2 लाख रुपए इसमें छोड़ने की आड़ में लिए गए और टोटल 7 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं नोएडा पुलिस ने नंगे हाथों इनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी है और एक प्राइवेट कर्मी है। इसमें अभी 5 लोग फरार हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसमें एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया और जल्द ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ 18 नोएडा। खबर वाराणसी से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला, बाउंड्री और गेट जमींदोज कर दी गई। बेनामी की जमीन पर बनवाया था बाउंड्री और गेट। पीड़ित की तरफ से यह कहा गया पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित हुई थी जमीन। तहसीलदार का यह कहना है कब सेठी क्षेत्र के बाजार कालिका का यह पूरा मामला है, जहां पर बाउंड्री और गेट को जमींदोज कर दिया गया वाराणसी में। यहां पर पीड़ित का यह कहना है कि बेनामी की जमीन पर बनवाया था बाउंड्री और गेट, लेकिन यहीं पर तहसीलदार की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित हुई जमीन पर इस कंस्ट्रक्शन को किया गया था, जिसके बाद इसे जमींदोज कर दिया गया। वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाजार कालिका में उपस्थित हूं। आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने देवी प्रसाद जायसवाल के बैनामे की जमीन पर बनी चहारदीवारी और बाउंड्री वाल को ध्वस्त करते हुए आलू की फसल को नष्ट कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त है। देवी प्रसाद तथा उनके परिजनों का कहना है कि पूर्व में मैं आबादी की जमीन का बैनामा करवाया था। वैसे इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा कल है और महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन कल करेंगे। चित्तौरा के अंदर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे और सुहेलदेव स्मारक पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। पीएम मोदी 11 बजे वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे, तो पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और ये पूरा कार्यक्रम कल होगा। आपको बता दें, महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम है। चित्तौरा के अंदर भूमि पूजन और शिलान्यास का यह कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन भी वर्चुअल तरीके से इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल बहराइच दौरा है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम है, जिसमें राज्यपाल भी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगी। इसके अलावा 11 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
तो वहीं मुरादाबाद दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। नए जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं की भी सौगात दी है। सभी जोड़ों को बधाई देता हूं, सीएम ने कहा। महामारी से बचाने के लिए समय पर पीएम ने फैसला लिया। अगर समय पर फैसला नहीं लिए जाते तो फिर स्थिति खराब हो जाती। कोरोना काल में कई अहम फैसले लिए गए। गरीबों तक घर घर राशन पहुंचाए गए हैं। सीएम की तरफ से आज तमाम बातों का जिक्र इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी किया गया। व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी इस सामूहिकता का महत्व है। हम जब मिलकर के किसी एक अभियान के साथ जुड़ते हैं तो हमें सफलता के उतने नजदीक लेकर के आ जाता है। कार्य का शुभारंभ कैसे हो रहा है, कार्य की सफलता इसके निहित होती है। और कार्य का शुभारंभ अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से सफलता भी उतनी ही नजदीकी से हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। और आज जो सफलता पूर्वक इस कोरोना कालखंड के दौरान 2754 जोड़े दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये उसी सामूहिकता के दर्शन का एक नया उदाहरण है। स्वामी प्रसाद जी, मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्रम विभाग ने आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। आज हम लोग फरवरी महीने में दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसानों का, मजदूरों का हित नहीं होने देना चाहते। वे कुछ न कुछ एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनको बुरा लगता है जब किसान की फसल का दाम किसान के खाते में जाता है तो स्वाभाविक रूप से बीज की जो दलाली है बंद हो जाएगी। तो जो दलाल है उनको परेशानी होने लगती है। ये कैसे हो गया? क्योंकि कुछ लोगों का तो यही कार्य रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी वैसे ही नहीं बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये 85 रुपया कहां जाता था? जिन दलालों के खाते में जो दलाल 75-85 रुपए को हड़प कर जाते थे, वही लोग आज परेशान हैं, वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं बिजनौर दौरे पर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और किसान महापंचायत को प्रियंका ने संबोधित किया। देश का किसान आज टूट चुका है, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। देशभक्त और देशद्रोही में अंतर नहीं पहचान पाए प्रधानमंत्री। किसानों का भला नहीं कर रही सरकार। प्रियंका गांधी की तरफ से इन तमाम बातों को कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से यहां गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ा है। मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर जमकर बरसती नजर आई। किसानों का भला नहीं कर रही सरकार। 2017 से यहां गन्ने का रेट तक नहीं बढ़ा। नए कानून जमाखोरी को बढ़ावा देंगे जो उद्योगपति करेंगे। इन तमाम बातों को आज प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किया गया। बिजनौर दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी। देश का किसान आज डूब चुका है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया। वहीं देशभक्त और देशद्रोही में अंतर नहीं पहचान पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। किसानों का भला नहीं कर रही प्रियंका ने यह कहा कि सरकार भला नहीं कर रही। क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए हैं। और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं,
अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप उनको वापस क्यों नहीं ले रहे? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? फिर सरकार कहती है शायद समझ नहीं पाए हैं कि कानून। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सिरसागंज विधायक को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर बोले हरिओम सिंह यादव, रामगोपाल यादव ने मुझे पार्टी से निकलवाया है, यह हरिओम यादव की तरफ से कहा गया। समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का कब्जा नहीं है। सपा अब रामगोपाल और उनके लड़कों की पार्टी हो चुकी है। रामगोपाल की चले तो पार्टी खत्म हो जाएगी, यह हरिओम सिंह की तरफ से कहा गया। 2022 में पूरे प्रदेश में 20 सीट भी सपा की नहीं आएंगी। मुलायम सिंह यादव से रिश्तेदारी है और बनी रहेगी। हमने रामगोपाल यादव के गलत कामों का विरोध किया, शराब माफिया भांजे का विरोध किया, इसलिए निकाल दिया। फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से विधायक हैं हरिओम सिंह यादव और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद सपा की कलाई खोलते नजर आए। देखिए, हम लोगों ने पार्टी के लिए बहुत काम किया। नेताजी के साथ लोग 30-35 साल से लगातार इस पार्टी से जुड़े रहे और पार्टी की मदद की और पार्टी की वजह से जनता की पूरी 30 साल से लगातार हम लोग सेवा कर रहे हैं। और पार्टी को मजबूत बनाने में हमारे परिवार का बड़ा योगदान रहा। क्षेत्र की जनता हमसे जुड़ी रही, हमारे साथ रही और आज भी हमारे साथ है। लेकिन अब हमारा मानना है ये समाजवादी पार्टी। तो वहीं आज कांग्रेस नेता मीम अफजल से एस ब्यूरो चीफ के शर्मा ने खास बातचीत की, वो हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस सड़कों पर है और सड़कों पर जो किसान है उनके समर्थन में है। और आज हमारे साथ मीम अफजल है जो अपनी शालीनता के साथ साथ किसानों की नब्ज को भी पकड़ते हैं। पर प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो महासचिव यहाँ पर बोली है, उसमें भाषण का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा? देखिए, मैं समझता हूँ वो भाषण देती ही नहीं है। उन्होंने शुरू में कहा कि मैं तो बातचीत करती हूँ। उन्होंने किस तरह बातचीत की है लोगों से और किसानों से खास तौर पर, कि जैसे वो घर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में या अपने उनके घर पर जो मिलने वाले आते हैं उनसे बातचीत करती हैं। उनका भाषण देने की शैली है ही नहीं। वो खुद उन्होंने इसको शुरू में ही क्लियर किया था और आपने सुना ही होगा। और उनकी तकरीर का एक एक लफ्ज़ मैं अपने आप में समझता हूँ कि नमूना था और ये बता रहा था कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने पूरे किसानों की हिस्ट्री आज़ादी से पहले की और बाद की सब बताई और ये बताया कि किसानों के साथ जितना जुल्म हो रहा है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और खास तौर पर जो उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हो गए हैं इसके अंदर, उन तक के लिए इस सरकार को कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि शहीद का एक दर्द जो है वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और एक बात जो सबसे अच्छी लगी मुझे, जो आपने पूछा, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि शहीद उस दर्द को नहीं देख पाता, लेकिन उस शहीद का जो दर्द है, जो शहीद की जो प्रॉब्लम है, शहीद का जो दुख है, वो उसका परिवार भुगता है। तो आपने साफ तौर पर देखा किस तरीके से मीम अफजल सीनियर कांग्रेसी ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती है तो कृषि कानून वापस ले लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात मीम अफजल ने कहा वो ये थी कि हम आंदोलनजीवी, परजीवी ना होकर आमजीवी हैं। अपने सहयोगी राजन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया।